हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। इस वीडियो के अंदर आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। पहले देख लेते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग और कंपोनेंट्स की पॉलिटिकल पार्टी के। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरा नेसेसिटी मतलब व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है। और फिर नेशनल स्टेट लेवल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है ये पता चलता है। चैलेंजेस की बात की जाएगी, क्या चैलेंजेस फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ दे कैन बी रिफॉर्म्ड, किस तरह से उनमें सुधार लाया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, ये भी समझ में आता है। बात करेंगे पहले टॉपिक की जो कि है मीनिंग। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई? एक ग्रुप है लोगों का जो एक साथ आते हैं टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये लोग कुछ कॉमन पॉलिसीज़ पे, प्रोग्राम्स पे अग्री करते हैं फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, यानी लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं: लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। लीडर कौन होता है भाई? जो पार्टी को लीड करता है, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करता है, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करता है पार्टी के लिए, कैंडिडेट्स को चूज़ करता है कि कौन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करेगा, या सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हैं पार्टी से रिलेटेड वो लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम लीडर्स कहेंगे। एक्टिव मेंबर्स जो ऑफिशियली एनरोल्ड हैं एज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, उसे हम एक एक्टिव मेंबर कहेंगे। ये डिफरेंट कमिटीज़ वगैरह में, जो पार्टी की डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं और ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पार्टी की एक्टिविटीज़ में। ये लोग काम करते हैं पार्टी के सपोर्ट बेस को एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली। फॉलोअर्स यानी जो बिलीव करते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी में, सपोर्ट करते हैं पार्टी को बाय कास्टिंग देयर वोट्स इन फॉर द पार्टी इन द इलेक्शन, उनको हम फॉलोअर्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप? एक टर्म आ जाता है हमारे में एनसीईआरटी में, पार्टीशनशिप, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप बिकॉज दे रिप्रेजेंट एंड सपोर्ट पर्टिकुलर व्यूज एंड पॉलिसीज दैट आर सपोर्टेड बाय पार्ट ऑफ सोसाइटी। बेसिकली हर एक पार्टी समाज के किसी न किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, सोसाइटी का ही पार्ट है वो, है ना। सोसाइटीज भाई, पार्टी में जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो समाज से ही निकल के कहीं ना कहीं पार्टी बनती है। तो इसीलिए अब कह रहे हैं कि पार्टी में पार्टीशनशिप इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो सोसाइटी के ही किसी सेक्शन को, किसी न किसी सेक्शन के व्यूज़ को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। पार्टीशनशिप एक्चुअली में कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द पार्टी। ठीक है, जो लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम पार्टीशनशिप कह सकते हैं। बात करेंगे फंक्शंस की, तो उससे पहले एक यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाती है। ओके, वो ये इमेज बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ, जिसमें लिखा है द नेशन इन पेरिल, और इसने सवाल पूछा, द लेडी इज़ आस्किंग कि वेयर हैव ऑल लीडर्स गॉन एट अ टाइम लाइक दिस। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे खड़े हैं जो माइक पे बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात लोगों को बता रहे हैं। तो ये दिखाया गया है कि भाई इलेक्शन टाइम में इस तरह से लीडर्स की भीड़ लगी रहती है जो कि अपने वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली जब सिचुएशन आती है, ज़रूरत होती है सही में इन लोगों की मदद की, तब ये लोग कहीं पे गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस पे। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हमारा वो है पार्टीज कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। तो भाई इलेक्शन जो है, उनकी बात की जाए तो भाई डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे पुट अप डिफरेंट कैंडिडेट्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो है डिफरेंट कैंडिडेट्स पुट अप करती हैं डिफरेंट पार्टीज़ का जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का तरीका है वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे कि अगर बात की जाए यूएसए में, तो यहाँ पे जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो कैंडिडेट को चुनते हैं, जबकि इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट को चुनते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। ठीक है,
तो भाई पार्टीज जो है डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स मतलब एक मैनिफेस्टो इशू करती हैं, जिसके अंदर वो उनके जो वादे होते हैं, ठीक है, वो लिखे रहते हैं, जिससे वोटर्स जो है उनमें से चूज़ कर पाएँ कि कौन सी पॉलिसीज़ बेटर है उनके लिए। पीपल, अब जाहिर सी बात है लोगों के जो ओपिनियन हैं या व्यूज़ हैं कि भाई कौन सी पॉलिसीज़ उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, ये अलग अलग होंगे। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ये भी समझ में आना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इतने लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती है ना। इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना, उनके इंटरेस्ट ऑफ व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर पाना एक पार्टी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, या एक गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस होते हैं उनको उनकी ग्रुपिंग कर ली जाती है, एंड कुछ कॉमन पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। और ऐसा ही बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, ठीक है। पार्टीज़ रिड्यूस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक ओपिनियंस जिसको वो सपोर्ट कर सकें। पार्टीज़, थर्ड फंक्शन है हमारा, पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। तो भाई जो भी लॉज वगैरह हमारे यहाँ बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं? लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। तो उन पे डिबेट, डिस्कशन या जो बिल्स पास किए जाते हैं वो सब पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स हैं वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भाई पार्टीज़ यहाँ पे लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी वो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है लॉ मेकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो बिग पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं दे आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन आ कंट्री, ठीक है। तो भाई वो कहाँ से आएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन है? पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है। पार्टीज़ क्या करती हैं? लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को रन कर सकें, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है प्ले रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो जो भी पार्टीज जो इलेक्शंस में हार जाती हैं, ठीक, दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टी विच इज़ इन पावर। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये भाई, डिफरेंट व्यूज़ को, यहाँ पे मुद्दों को उठाते हैं ये लोग, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके फेलियर के लिए, रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। अपोजिशन पार्टी बेसिकली हम कह सकते हैं अपोजिशन मोबिलाइज करने का काम करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। विरोध इकट्ठा करती है, विरोधियों को इकट्ठा करती है गवर्नमेंट के खिलाफ। नेक्स्ट है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पार्टीज किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करती हैं? हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन? इस तरह से हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। सो वी कैन से ये ऐसा करते हैं बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज, है ना। भाई उसी पार्टी को ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं जो उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को आगे बढ़ाते हैं, उठाते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो पार्टीज़, हर एक पार्टी के अंदर लाखों की संख्या में मेंबर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं जो पूरे देश भर में फैले होते हैं, और बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ये लोग बनाते हैं जो एक्चुअली में कह लिया जाए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही एक्सटेंशंस होते हैं। वो समाज में रह के लोगों के बीच में काम करते हैं। तो पार्टीज़, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि भाई तरह तरह के आंदोलन जो है इनके द्वारा शुरू किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा, फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर फेस बाय पीपल। तो इस तरह से जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने का काम करते हैं। लास्ट जो फंक्शन बताया जाता है वो है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। मतलब एक पार्टी, बेसिकली इसको अगर हम समझना चाहें तो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट। तो इसको हम समझें, भाई एक आम नागरिक के लिए एक लोकल लीडर को अप्रोच करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर। जैसे हम अगर बात करें तो हम अपने एरिया के म्यूनिसिपल काउंसलर को ज़्यादा आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, जिसको हिंदी में आप सभासद या पार्षद कहते हैं, है ना, म्यूनिसिपल काउंसलर। उसको अप्रोच करना आपके लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, डीएम है, एसडीएम है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो हैं पार्टीज़, दे फील क्लोज टू पार्टीज़, भले ही उन पे पूरा भरोसा उनको नहीं है, ठीक। और पार्टीज़ को भी अगर भाई लोगों का सपोर्ट चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए, तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। और अगर ऐसा नहीं करते हैं पार्टीज़ या लीडर्स, ऐसा नहीं करते हैं, तो पीपल विल रिजेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब आ जाते हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इसकी इम्पोर्टेंस को, ज़रूरत को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म करती हैं, एक तो वो उसकी नेसेसिटी को बताते हैं, जिन फंक्शंस को बेसिकली हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो एक और
कह रहा है कि भाई हम नेसेसिटी को एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक सिचुएशन इमेजिन करके कि भाई सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, इन दैट केस क्या होगा, इसको इस सिचुएशन को समझ करके हम इसकी नेसेसिटी को समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं सिचुएशन के साथ साथ कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर जो है वो प्रॉमिसेस वगैरह नहीं कर पाएगा किसी भी कोई बड़ी पॉलिसी चेंज को लेकर के। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्म भी हो जाए पर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, यूज़फुलनेस नहीं रहेगी, या बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशन होगी। कभी भी वो जो है गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे, कोई भी पूरी कंट्री के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, सो हम समझ सकते हैं भाई फिर कंट्री अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, देन हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू टेक प्लेस, है ना, कैसे कंट्री रन करेगी। सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस जो पंचायत में होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पार्टीज जो हैं फॉर्मली तो कॉन्टेस्ट नहीं करती हैं, बट फिर भी जो विलेज होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा फैक्शन में, पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसमें हर एक जो फैक्शन है वो कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं सामने पुटअप किए जाते हैं उनकी तरफ से। तो ऐसा ही एक्चुअली में पार्टीज़ भी करती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज़, और चाहे वो बड़ी हो छोटी हो कंट्री, इससे मैटर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको एज अ क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि भाई राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई जो लार्ज और सोसाइटीज़ हैं दे नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट पार्टीज़, मल्टीपल पार्टीज़ की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे सोसाइटीज़ लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, ठीक, उन्हें एक एजेंसी की आवश्यकता है ना, उन्हें एक एजेंसी की आवश्यकता है टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इश्यूज़ एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट, ताकि वो उनकी जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। या कह सकते हैं कोई तरीका होने चाहिए जिससे जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक साथ आ सकें और एक गवर्नमेंट फॉर्म करें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। या कह सकते हैं कि भाई उन्हें एक मैकेनिज्म चाहिए टू सपोर्ट एंड रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई एंड अपोज देम। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल करती हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होने चाहिए रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पार्टीज़ एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये पॉइंट्स इवन हम इधर भी इंक्लूड कर सकते हैं पिछले वाले आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होनी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, या हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई एक डेमोक्रेसी के अंदर कह रहा है एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री। पहली बात तो ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, दे आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। और इसी की वजह से जो है हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या इवन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी कई सारी पार्टीज़ हैं। अभी देखा जाए तो 750 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर इनमें से जो हैं वो कोई सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं इलेक्शन के अंदर। कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं इलेक्शंस में जीतने के, गवर्नमेंट फॉर्म करने के। ठीक है, अगर लेटेस्ट डेटा की बात की जाए, 2023 के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके हिसाब से भाई 6 नेशनल पार्टी हैं, 55 हमारे यहाँ स्टेट पार्टी हैं, और 2500 समथिंग जो हैं अनरिकग्नाइज पार्टीज़ हैं। अब बात करेंगे कि इस प्रश्न पे आते हैं कि कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए। तो इसमें हम डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले है वन पार्टी सिस्टम,
कुछ कंट्रीज़ के अंदर खाली एक ही पार्टी को एक्चुअली अलाउ किया जाता है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, अदर पार्टीज़ होंगी बट वो सबॉर्डिनेट रहती हैं, ठीक है, मेजर जो पार्टी है उसकी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चाइना में कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। इस तरह क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ये कुछ अदर एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम मौजूद है। सिंगल पार्टी एक्चुअली में यहाँ पे डोमिनेट करती है पॉलिटिक्स को कंट्री में। दूसरी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं बट वो सबॉर्डिनेट या एलीट बन के रहती हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दो आपको पता होने चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये एक एडवांटेज है। स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर, और कोई भी वेस्टेज टाइम और मनी का यहाँ पे नहीं हो रहा है पॉलिटिकल कैंपेन्स वगैरह के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो गवर्नमेंट पूरी तरह से नॉन डेमोक्रेटिक होगी, कोई भी चॉइस वोटर्स के लिए इलेक्शन में नहीं है। माइनॉरिटीज़ जो हैं यहाँ पे ज़्यादा सफ़र करती हैं। टू पार्टी सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर कह रहे हैं पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टी, दो ही मेन पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी पार्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी बट वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं, ठीक है, उनके चांसेस जीतने के नहीं होते हैं। तो बेसिकली दो ही मेन पार्टीज़ हैं जिनके पास एक सीरियस चांस है इलेक्शन जीतने का, मेजॉरिटी गेन करने का और गवर्नमेंट फॉर्म करने का। जैसे यूएसए और यूके इसका एग्जांपल्स हैं। एडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम से तो ज़्यादा ही डेमोक्रेटिक है। दूसरा, यहाँ पे ऑपोजिशन भी होगा, भाई अगर एक पार्टी रूलिंग पार्टी है तो दूसरी पार्टी जो है वहाँ पे ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड चॉइस है, दो ही मेन चॉइस हैं आपके पास, ठीक है, और अनस्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि भाई एक अगर रूल कर रही है तो दूसरा उसको अपोज कर रही है, उसको ये डर है कि भाई उसकी अगर वो सीट लूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट लूज़ कर सकती है, ठीक है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन लोगों के पास मौजूद है। फिर बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। तो कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि कई सारी पार्टीज compete कर रही हैं फॉर पावर, या मोर देन टू पार्टीज कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर दो से ज़्यादा पार्टीज ऐसी हैं जो दैट हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, उनके जीतने के चांसेस हैं, ठीक है, या अलायंस वगैरह बना करके पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। भारत में हमारे यहाँ भाई वो जो है मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं एक साथ मिल कर के, मतलब हम कह सकते हैं मल्टीपल पार्टीज़ इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करती हैं और कई पार्टीज़ यहाँ पे इलेक्शंस में जीतती हैं, सीट्स जीतती हैं, ठीक है। तीन मेजर अलायंसेज हैं हमारे यहाँ। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें हम देखते हैं कि बीजेपी मेन पार्टी है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें आपका कांग्रेस मेन पार्टी है। और एक लेफ्ट फ्रंट के नाम से भी अलायंस हमारे यहाँ है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एक फेयर चॉइस होती है वोटर्स के पास, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी और स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होगा यहाँ पे। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, वेस्टेज इन मनी एंड टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद होता है इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह में कंडक्ट कराने में। अब जैसे कि हमने 1, 2 और 3 पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ा, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। सो पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग दैट एनी कंट्री कैन चूज़ है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम कोई भी कंट्री अपने लिए पार्टी सिस्टम चुन नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल, ये पार्टी सिस्टम जो होता है ये किसी भी कंट्री की जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। कह सकते हैं इट इज़ समथिंग दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम, है ना, समय के साथ अपने आप पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए इवॉल्व होता है, ठीक। It depends on the nature of society, social, regional divisions, history of politics या system of elections। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उस पर स्विच कर सकें, चेंज कर सकें, 1 से 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा एकदम से, ऐसा नहीं होने वाला। तो हर एक कंट्री जो है वो अपने लिए पार्टी सिस्टम डेवलप करती है, दैट इज़ कंडीशनड बाय स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। वही बात है कि मतलब जैसी सिचुएशन होगी, जिस तरह की आबादी वहाँ पे होगी, जिस तरह की डाइवर्सिटी होगी, ठीक उस हिसाब से वहाँ पे पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ भाई मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, एक या दो पार्टीज़ इनफ नहीं होंगी, इसीलिए मल्टीपल पार्टीज़ हमारे यहाँ हैं। हमने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर
जो पार्टी सिस्टम है वो आइडियल नहीं है सारी ही कंट्रीज़ के लिए, सारी ही सिचुएशंस में। तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, वहाँ की सिचुएशंस के आधार पे पार्टी सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज़। अब कह रहा है कि इट इज़ ऑफन सेड, कैसा कहा जाता है कि भाई जो पार्टीज़ हैं दे आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, और जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, दे आर इनडिफरेंट, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल अलग महसूस करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को। तो जो एविडेंसेस हैं एक्चुअली में वो ये शो करते हैं कि ये बात पार्टली ही, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है इंडिया के लिए स्पेशली अगर बात की जाए। तो एविडेंस जो है कुछ सीरीज और सैम्पल सर्वेज जो कंडक्ट किए गए उनके आधार पे हैं, ठीक है। ओके, एक स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इवन दो पीपल डू नॉट शो मच ट्रस्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, फिर भी जो पार्टिसिपेशन है, द पार्टिसिपेशन और इन पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। इसके ऊपर कमेंट करना है मेरे। तो भाई हम यहाँ पॉइंट्स बोल सकते हैं कि भाई जो पार्टीज़ हैं दे डू नॉट इन्जॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल ऑफ साउथ एशिया। जो प्रपोर्शन है ऐसे लोगों का जो ये कहते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज जो कहते हैं हाँ कुछ भरोसा है या काफ़ी ज़्यादा भरोसा है ऐसे लोगों से। और यही बात कह रहा है कि जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वह उनके लिए भी लागू होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ देखा जाए तो वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बावजूद भी जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। द प्रपोर्शन हु से दैट दे आर मेंबर्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी इज़ हायर इन इंडिया देन मेनी एडवांस्ड कंट्रीज़ जैसे कनाडा है, जापान है, स्पेन है, ठीक है। तो भारत के अंदर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कहते हैं कि हाँ वो किसी पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं। और पिछले 3 डिकेड्स का अगर डेटा देखा जाए तो प्रपोर्शन जो है ऐसे लोगों का जो कहते हैं कि भाई दे रिपोर्ट टू बी द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है। द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु से दैट दे फील क्लोज टू अ पार्टी इट हैज़ ऑल्सो गॉन अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स यहाँ पे जो है हमारे सामने हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई 1971 से लेकर के 2005 तक का डेटा दिखाया गया है। तो डिस्पाइट हम देख पा रहे हैं फ्लक्चुएट यहाँ पे डेटा हो रहा है, पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम। तो फ्लक्चुएशन एक देखने को मिल रही है, बट हम कह सकते हैं जो आइडेंटिफिकेशन है, पार्टी आइडेंटिफिकेशन, वो धीरे धीरे इंडिया में ऊपर गई है। दोज हु फील क्लोज टू पार्टी, वो जो नंबर है यहाँ पे ऊपर जाता हुआ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। दूसरा, ये जो लाइन ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है पार्टी मेंबरशिप, ये भी जो है यहाँ पे बढ़ी है। जो लोग कहते हैं कि भाई वो मेंबर हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो देख पा रहे हैं हम यहाँ 1967 से लेकर के 2004 के बीच में डेटा बढ़ा है। इसी तरह से पार्टी मेंबरशिप जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है बाकी अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में। तो वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो ग्लोबल एवरेज है वो कितना है हमारा 9.1 है, जबकि हम देखें टांजानिया में ये 26.2 है, ठीक है। बांग्लादेश में जो है ये हमारा 23.5 है, इंडिया में ये 11.4 है, ठीक है। तो हमसे अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई इन टर्म्स ऑफ पार्टी मेंबरशिप जो ग्लोबल एवरेज है उससे ऊपर कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो उससे ऊपर हैं भाई, ठीक। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो 9.1 के नीचे जा रहा है, जैसे जिम्बाब्वे है, कनाडा है, मेक्सिको है। तो यहाँ पे 6.4 पॉइंट समथिंग में जो है यहाँ पे परसेंटेज है। अगली जो इमेज है हमारे पास इसकी बात की जाए, ओके, तो ये एक हाइपोथेटिकल सर्वे है कनाडा में इलेक्शंस के दौरान, जिसमें 27% लोगों का मानना है कि भाई लिबरल्स को पावर में आना चाहिए, जबकि 35% लोगों का मानना है कि भाई कंजर्वेटिव्स को पावर में आना चाहिए। और कह सकते हैं कि 98% लोग ऐसे हैं जो ये इस बात पे अग्री करते हैं कि सारे ही पॉलिटिशियंस बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, एंड दे शुड बी लॉक्ड इन द ट्रंक ऑफ अ 82 यूगो कार, और उन्हें नाइग्रा फॉल में गिरा देना चाहिए, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है नेशनल पार्टीज़, ठीक है। तो भाई
जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, जहाँ पे दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। एक तो वो पार्टीज़ जो कह रहा है कि दैट आर प्रेजेंट ओनली इन वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज़ विच आर प्रेजेंट इन सेवरल या ऑल ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। तो कह सकते हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं, पहली कैटेगरी जो है वो कंट्री वाइड पार्टीज़ हैं, जिन्हें हम नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। और इन पार्टीज़ की कई सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, बट ये सारी ही यूनिट्स बेसिकली सेम पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, सेम प्रोग्राम स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं जो नेशनल लेवल पर डिसाइड किया जाता है। अब आ जाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। जो पार्टीज़ बेसिकली रजिस्टर्ड हैं विद द इलेक्शन कमीशन, या हम कह सकते हैं कमीशन जनरली तो सारी पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी बट ऑफ़र की जाती हैं यहाँ पे। जो लार्ज और इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं उनको पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक एक सिंबल दे दिया जाता है उनको, जिसको उनके ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कमीशन हैज़ ऑल्सो लेड डाउन अ क्राइटेरिया ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स, है ना, कितने परसेंट वोट सिक्योर करने ज़रूरी है, कितनी सीट सिक्योर करनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू गेट द रिकग्निशन, है ना। पर्टिकुलर एक स्टेट लेवल का रिकग्निशन चाहिए, नेशनल लेवल का रिकग्निशन चाहिए, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो बात करें क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी की, तो पहले कोई पार्टी जो टोटल जो वोटिंग परसेंटेज है उसका 6% अगर वोट सिक्योर करती है, कह सकते हैं इन एन इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, 2 सीटें जीत लेती है, तो उसे हम स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। दूसरा, अगर बात करें नेशनल पार्टी की, तो पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, और या फिर कह सकते हैं असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, और कम से कम 4 सीट वो जीत लेती है लोकसभा के अंदर, तो उसको हम नेशनल पार्टी का स्टेटस ग्रांट कर दिया जाता है। फिर से सुन लेते हैं ज़रा भाई, टोटल जो लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज है उसका 6% वो गेन करे, सिक्योर करे, और या फिर हम कह सकते हैं 4 स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शन जो हैं उसमें 6% वोटिंग उसका परसेंटेज रहे, ठीक है, और 4 सीटें भी साथ में उसको लोकसभा में जीतनी होती हैं, तो तब जाके उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। मेजर नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाती है भाई तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो भाई 1 जनवरी 1998 को ये पार्टी शुरू हुई थी, ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की थी। 2016 में जाके इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, रिकग्निशन मिला। सिंबल हम देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर और ग्रास है, ठीक है। ये पार्टी टोटली सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए कमिटेड है, और वेस्ट बंगाल में ये 2011 से लगातार पावर में है। इसके अलावा इसकी प्रेजेंस जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में भी है, ठीक है। 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 4.07% वोट इसने सिक्योर किए थे और 22 सीटें जीती थी, जिसकी वजह से चौथी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर बन गई थी। अभी बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 1984 में बनी थी कांशीराम जी की लीडरशिप में। ये जो पार्टी है इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आती हैं। और इनकी जो पार्टी के जो इंस्पिरेशन सोर्सेज हैं वो हैं आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नाइकर और बाबा साहेब अम्बेडकर। दिस पार्टी स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए काम करना, उनके बेहतरी के लिए काम करना ही मुख्य इनका उद्देश्य है। बीजेपी की बात की जाए तो 1980 में ये पार्टी बनी थी बाय रिवाइविंग, जो भारतीय जनसंघ हुआ करता था उसको रिवाइव करके जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी शुरुआत की थी 1951 में। इसका मेन एम जो है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना मेन एम है इसका बीजेपी का, बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज़ एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़, मतलब भारतीय जो कल्चर है, वैल्यूज़ हैं, उसके आधार पे एक नए भारत का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आइडियाज़ हैं, ठीक, वो कह सकते हैं मेन बेस हैं बीजेपी के लिए। कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे हिंदुत्व का नाम दिया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें इनकी आइडियोलॉजी का, बीजेपी की। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये एक पार्टी है दैट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बात करते हैं पूरे देश के लिए, ठीक। रिलीजियस कन्वर्जन पे बैन लगाने की बात करते हैं, ठीक है।
और 1998 में ये जो पार्टी है पावर में आई थी एज अ लीडर ऑफ एनडीए, एक अलायंस बना करके। ठीक है, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई, 303 सीटें इन्होंने जीती। ठीक है, अगली पार्टी की बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। 1925 में इसका फॉर्मेशन हुआ। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में इसका बिलीफ है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो टीचिंग्स हैं, लेनिन की जो टीचिंग्स हैं उस पर बेस्ड है बेसिकली, इसीलिए मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का वर्ड का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। इट अपोज टू द फोर्सेज ऑफ सेशनिज्म। सेशनिज्म यानी जो डिवीजन की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं लोग। कम्युनिज्म की का विरोध करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये सबसे बेहतर तरीका मानते हैं फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPIM। 1964 में फॉर्मेशन हुआ। इनकी भी बेसिक आइडियोलॉजी सेम है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करते हैं, और इम्पेरियलिज्म और कम्युनिज्म को ये अपोज करते हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इनके हिसाब से भी भाई सबसे बेहतर तरीका है फॉर सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। काफ़ी बढ़िया सपोर्ट इनके पास है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा वगैरह के अंदर। ठीक है, और स्पेशली जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का। ठीक है, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की, उनको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनको लगता है कि भाई इससे जो है फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा आ रही हैं और हमारे लोकल जो लोग हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो भाई जिसे हम सिंपली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। 1885 में फॉर्मेशन हुआ। मेन रोल इसने प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर, इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्टी सबसे पहले भाई इसकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, 1989 में इसका सपोर्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी में, और पार्टी जो है वो सेकुलरिज्म को एस्पाउस करती है, सपोर्ट करती है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटी वगैरह इनको सपोर्ट करती है। INC की बात करें तो ये नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। लीडर, और ये जो है अलायंस है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसकी ये लीडर है। ठीक है, अगली बात करेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये 1999 में फॉर्मेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, गांधीयन सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स पे आधारित है पार्टी। क्या इनका मानना है कि भाई जो NCP है ना, जो हाई ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में, दे शुड बी कन्फाइंड एंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन। जो भारतीय हैं, जो पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, उन्हीं के पास हाई ऑफिसर्स होल्ड करने चाहिए उनको। एक मेजर पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी प्रेजेंस जो है मेघालय, मणिपुर और असम वगैरह के अंदर भी है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो रीजनल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ, ठीक, वो स्टेट वाइज दिखाई गई हैं। तो कम से कम दो पार्टीज़ हमको हर जगह की याद होनी चाहिए। जैसे बात करें अगर हम बिहार की, यूपी की, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। ठीक, यूपी में अगर हम बात करें भाई समाजवादी पार्टी है, RJD है। ठीक है, बिहार में अगर बात करें तो जनता दल है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक, इसके अलावा वेस्ट बंगाल की रीजनल पार्टी। ठीक है, और तमिलनाडु की रीजनल पार्टी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भाई। ठीक, ऑल इंडिया अन्ना DMK। ठीक है, और हम इसे कह सकते हैं DMDK है शॉर्ट में, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। पंजाब में जो लोकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये हमें याद करनी है। महाराष्ट्र की लोकल पार्टी शिवसेना हो गई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लोकल पार्टीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, चैलेंजेस। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कह रहा है कि भाई लगभग पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें देखा जाता है कि जो मोस्टली जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है वो कुछ लोगों के हाथों में रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई पार्टीज़ मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स वगैरह नहीं रखती हैं, या इंटरनल इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करते हैं रेगुलरली। तो इससे जो एक ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर है उसके पास कोई जानकारी नहीं होती कि पार्टी में क्या चल रहा है।
या उसके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं राइज अप करने के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई जो है मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, पर्सनल लॉयल्टी जो है लीडर के प्रति वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, इस तरह की का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की लैकनेस यहाँ पे देखने को मिलती है पार्टी के अंदर। दूसरा चैलेंज है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसे आप सिंपल शब्दों में परिवारवाद के रूप में समझ सकते हैं। ज़्यादातर पार्टीज़ जो हैं दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं एक ऑर्डिनरी वर्कर के लिए राइज अप करने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए पार्टी में। और ऐसा तब होता है जब जो लीडर्स हैं, जो अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ में देखा जाता है कि भाई जो टॉप पोजीशन है देर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर फैमिली। तो ये बिल्कुल ही अनफेयर है एक दूसरे जो मेंबर्स हैं पार्टी के उनके लिए, और डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत ख़राब चीज़ है, कह सकते हैं। ठीक है, अगला है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। देखा जाता है कि वह पार्टी जो हैं दे डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब जो है लैक ऑफ, कह सकते हैं कि गुड कैंडिडेट्स। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट्स पुट अप करना, जो अच्छा एक कंपटीशन दे सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स को। ठीक है, इसकी हम बात कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफ़र, अगर मीनिंगफुल चॉइस ऑफ़र करने की बात की जाए तो कह रहा है पार्टीज़ मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। उनमें डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, उनकी पॉलिसीज़ में डिफरेंसेस होना ज़रूरी है। और पिछले कुछ ईयर्स में अगर देखा जा रहा है कि भाई देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ज़्यादातर पार्टीज़ के बीच में। एग्जांपल के तौर पे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इज़ वेरी लिटिल। वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे तो अग्री करते हैं, बट कह रहा है कि दे डिफर ओनली इन द डिटेल्स हाउ देयर पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। किस तरह से पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है, इस चीज़ में ही डिफरेंस है बस। ठीक है, बाकी जो है लगभग पॉलिसीज़ इनकी सेम रहती हैं। हमारे यहाँ भी अगर हम बात करें, जो डिफरेंसेस हैं मेजर पार्टीज़ के बीच में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर के, वो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कोई भी जो पार्टीज़ हैं वो न्यू पॉलिसीज़ के साथ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ नहीं आती हैं। ठीक है, those who want really different policies have no option available to them, and sometimes people cannot even elect very different leaders. इवन लीडर्स भी हमारे यहाँ देखा जाए तो वही घूम घूम के आ जाते हैं, क्योंकि जो सेम लीडर्स हैं वो पार्टी स्विच करते रहते हैं। ठीक है, अगला है कि हाउ पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। सो व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टिल नाउ, अभी बात करें कि अभी तक हमने क्या मेजर्स ड्रॉप किए हैं पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ पास करना, जिसकी वजह से जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पार्टी स्विच नहीं कर सकते आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, और अगर वो ऐसा करते हैं देन दे हैड टू वेकेट देयर सीट। ठीक है, दूसरा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है भाई हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शंस के अंदर कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे एक एफिडेविट फाइल करना होता है, जिसके अंदर उसे अपनी प्रॉपर्टी या क्रिमिनल केसेस वगैरह की डिटेल देनी होती हैं। अब ये जो सिस्टम है इसकी वजह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में पब्लिक तक पहुंच जाती है, बट एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें कोई चेक नहीं है इसके ऊपर, ठीक, कि जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के थ्रू दी जा रही है वो सही है या नहीं है, इसको वेरीफाई नहीं किया जाता है सही से। ठीक है, अगला है इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स को होल्ड करना मैंडेटरी कर दिया गया है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी कर दिया गया पार्टीज़ के लिए। अब आ जाते हैं कुछ सजेशंस पे जो पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। सबसे पहला, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए पार्टीज़ के लिए भी, जिनको उसे फॉलो करना ज़रूरी होना चाहिए। ये कंपलसरी हो जाना चाहिए भाई कि भाई जो पार्टीज़ हैं वो रजिस्टर मेंटेन करें, मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन करें अपना, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेट ऑफ रूल्स हो दैट दे शुड फॉलो। एक टू हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, या ओपन इलेक्शंस होल्ड करना फॉर द हाईएस्ट पोस्ट इन द पार्टी। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, कम से कम 1/3 जो टिकट्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाए यहाँ पे। नेक्स्ट,
जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन को, फीमेल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करना है तो ये पार्टी लेवल पे पहले होना ज़रूरी है, इसीलिए इस पॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। और ये जो सपोर्ट है, कह रहा है इट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, और या फिर कैश के फॉर्म में भी ये दिया जा सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। अब दो और तरीके बताए जाते हैं पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो पहला है भाई, पार्टीज, पीपल, जो लोग हैं, जनता है, दे कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये कि कैसे किया जा सकता है ये भी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है भाई, थ्रू दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। जो आम ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट वगैरह के थ्रू, ठीक, मीडिया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें रोल प्ले कर सकती हैं इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर ऐसा लगेगा कि भाई वो पब्लिक सपोर्ट लूज़ कर देंगे बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, तो जाहिर सी बात है वो इन रिफॉर्म्स को सीरियसली लेंगे और उनको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात बताई जा रही है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे कैन इम्प्रूव, अगर जो लोग रिफॉर्मेशन चाहते हैं वो ज्वाइन करें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। तो इससे जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक होंगे, है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट। अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम सिंपली बैठ के बाहर से क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है, तो ये कोई सुधार इसमें नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय ओनली बेटर पॉलिटिक्स, है ना। एक और स्टेटमेंट है हमारे पास भाई, ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर ओवर रेगुलेट किया जाएगा, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे दो रीजंस है हमारे पास भाई। इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे विल गेट फोर्स्ड, है ना, वो तरीके ढूंढने शुरू कर देंगे जो लॉज हैं उनको चीट करने के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं पार्टीज विल नॉट अग्री टू पास अ लॉ जो दैट दे डू नॉट लाइक, है ना। फिर पार्टीज जो है यहाँ पे ऐसे लॉज को पास नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ जा रहे हो या जो उन्हें नहीं समझ में आ रहे हो, ठीक। सो चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर नाउ।